स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में एपीआर को लेकर। बीकानेर द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो एपीआर भरते समय किन बातों का ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं। चैनल में पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा एपीआर को लेकर महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए हैं। साथ ही इसमें बताया गया है किन अध्यापकों को पहले भरना है प्रथम चरण में, फिर बाद में अलग चरण में समस्त अध्यापकों को भरना होगा। तो एपीआर भरने से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे वर्ष 2020-21 से शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त लोक सेवकों द्वारा अनिवार्य रूप से सालाधारपण के स्टाफ विंडो के माध्यम से ऑनलाइन भरना है। और प्रथम चरण, जैसा कि यहाँ पर प्रथम चरण की बात की गई, तो यहाँ पर प्रथम चरण में वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड ग्रेड, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य वर्ग को 2020-21 की एपीआर सालाधारपण पोर्टल के स्टाफ विंडो के माध्यम से दिनांक 2 अगस्त से ऑनलाइन की जानी है। तो ये बड़ा अपडेट है कि फिलहाल प्रथम चरण में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य को ही अभी एपीआर भरनी है। तो बाकी वाले जो भी है वो एक बार रुक जाए, क्योंकि हो सकता है जिस प्रकार प्रथम चरण का है तो द्वितीय चरण भी आएगा, उस हिसाब से आगे अन्य जो भी कर्मचारी उनको भरना होगा। तो फिलहाल अभी 2 अगस्त से इन वरिष्ठ जो भी अध्यापक है, व्याख्याता है, प्रधानाध्यापक, उनको एपीआर ऑनलाइन करनी है। वार्षिक कालीन मूल्यांकन प्रतिवेदन के दिशा निर्देश जो है 23/11/2020 के अनुसार ही रहेंगे। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रारूप और भी दिशा निर्देश दिए गए हैं वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीएआर भरने के प्रारूप को लेकर। सबसे पहले तो सालाधारपण के स्टाफ विंडो के लॉगिन के पश्चात एपीआर टैब पर क्लिक करके आपको कैडर के अनुसार अपने लोक सेवक का चयन करना होता है कि आप कौन से श्रेणी में आते हैं। इस चयन के अनुसार ही मॉड्यूल का लोक सेवक एपीआर चयन स्वतः करेगा। नंबर 2 इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि प्रतिवेदन की अवधि जो है कार्यालय में कार्यरत समस्त लोक सेवक जो भी शैक्षिक है, मंत्रालय कार्मिक के अलावा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की अवधि का चयन वित्तीय वर्ष के अनुसार करेंगे। इसके साथ ही विद्यालय में कार्यरत, ये तो कार्यालय में कार्यरत समस्त लोक सेवक है जो शैक्षिक व मंत्रालय कार्मिक है, उनको लेकर है कि वो अपने वित्तीय वर्ष के अनुसार करेंगे। कार्मिक जो भी आते हैं मंत्रालय कार्मिक, और विद्यालय में कार्यरत समस्त जो लोक सेवक है मंत्रालय कार्मिक वित्तीय वर्ष के आधार पर रहेंगे। बाकी वाले जो कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उनकी अवधि रहेगी, जैसे शैक्षिक स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए 1 जुलाई से 30 जून तक शैक्षणिक वर्ष के अनुसार रहेगी। यानी 2 बातें क्लियर हो गई कि मंत्रालय कार्मिक वित्तीय वर्ष के आधार पर करेंगे, और जो भी शैक्षिक कार्मिक है, शिक्षक वगैरह, वो 1 जुलाई से 30 जून तक अपना प्रतिवेदन मूल्यांकन अवधि का चयन करेंगे। लोक सेवा संबंधित अवधि में संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी व समीक्षक अधिकारी का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि संबंधित अधिकारी के अधीन सुपरविजन में कम से कम न्यूनतम 3 माह की अवधि में कार्य किया है। यानी आप जिस प्रतिवेदक अधिकारी या समीक्षक अधिकारी को चुन रहे हैं, कम से कम आप उसके अंडर में 3 माह की अवधि तक आपने कार्य किया है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। और यदि किसी कर्मचारी के 1 वर्ष की अवधि में अलग अलग नियंत्रण अधिकारी के अधीन यानी 3 या 3 माह से अधिक की सेवा में है, तो 2 या 2 से अधिक प्रतिवेदन अधिकारी भी एपीआर में हो सकते हैं। लेकिन इनमें से पहला प्रतिवेदन उस नियंत्रण अधिकारी के स्थानांतरण के तत्काल बाद का होना चाहिए। यदि वर्ष के मध्य में समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता अधिकारी परिवर्तित हो गए हैं तो भी हुए हैं, लेकिन प्रतिवेदक अधिकारी वही रहते हैं, तो नए सिरे से प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी वर्ष के मध्य में अगर कोई समीक्षक अधिकारी, स्वीकारकर्ता अधिकारी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन प्रतिवेदक अधिकारी वही रहते हैं, तो नए सिरे से प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही रिपोर्टिंग अवधि में 1 से अधिक समीक्षक अधिकारी रहते हैं तो अंत में आए अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि उस अधिकारी के द्वारा संबंधित कार्मिक के कार्य का कम से कम 3 माह की अवधि का सुपरविजन किया गया हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूर्व के समीक्षा अधिकारी का प्रतिवेदन ही मान्य होगा। लेकिन यहाँ भी शर्त कम से कम 3 माह के सुपरविजन की रहेगी। इसी के अनुरूप समीक्षक का चयन किया जाएगा। अब लोक सेवक की जिम्मेदारी है वो क्या देती है। इंस्ट्रक्शन के अनुसार लोक सेवक को सर्वप्रथम सालाधार दर्पण के विंडो के माध्यम से लॉगिन होना है। तत्पश्चात उसे अपने कैडर के अनुसार अपने लोक सेवक की श्रेणी का चयन करना होगा। लोक सेवक अपने से संबंधित समस्त प्रकार की सूचनाएं जो है, जैसे कि नाम, जन्मतिथि, एम्प्लॉय आईडी, पदस्थापन, विषय आदि का भलीभांति जांच कर लेगा। इसमें कोई संशोधन रहता है या करना है तो साला दर्पण के प्रपत्र 10 में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई करे और फिर एपीआर आवेदन करना है। यदि आपकी किसी भी प्रकार की भिन्नता आती है अपने डिटेल्स में, तो आपको प्रपत्र 10 साला दर्पण अपडेट करना है, उसके पश्चात ही एपीआर का आवेदन करें। इसके साथ ही लोक सेवक को यानी कर्मचारी को बिंदु संख्या 2C-D की पालना करते हुए प्रतिवेदक व समीक्षक अधिकारी का चयन करना है और प्रतिवेदक अधिकारी को प्रेषित कर देना है। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन की आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक लोक सेवक की जिम्मेदारी होगी कि वह तय समय सारणी के अनुसार भाग फर्स्ट को पूर्ण करने के बाद अपने प्रतिवेदक अधिकारी को अपने कैडर के अनुरूप एपीआर फॉर्म ऑनलाइन प्रेषित करें। यानी सभी कर्मचारियों को अपना जो भी प्रतिवेदक अधिकारी चूज करना है अपने कैडर के अनुसार करना है। जैसे मोस्टली शिक्षकों के लिए जैसे कि पहला पीओ है, उसके पश्चात आप जाता है सीबीओ है, एसीबीओ जो भी है, इसी प्रकार से सबके अधिकारियों के कैडर के अनुसार अपने अधिकारी को चूज करना है। नंबर
4 अगला पॉइंट है एपीआर की तारीख और अवधि सही हो यह सुनिश्चित करना जरूरी है। एपीआर में 100 मूल्यांकन के संबंध में लोक सेवकों के लिए आवश्यक प्रविष्टियां बनाने के लिए पर्याप्त स्थान आवंटित किया गया है और उन्हें आवंटित स्थान पर अपना 100 मूल्यांकन अंकित करना है। इसके साथ एपीआर फॉर्म सबमिट करते समय स्टेटमेंट्स और सर्टिफिकेट के साथ साथ सेल्फ एप्रीशिएशन का विवरण आदि वांछनीय नहीं है। नंबर 4 है प्रतिवेदक रिपोर्टिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या रहेगी। यहाँ पर प्रतिवेदक अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वो लोक सेवक से जो भी प्राप्त आवेदन है प्रतिवेदक समीक्षक व निर्धारित अवधि तथा कैडर के लिए आवेदन का सत्यापन निदेशालय के परिपत्र 13/11/20 के अनुसार करेगा और यदि आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो वह लोक सेवक को ऑनलाइन ही पुनः लौटा दिया जाएगा। लोक सेवक से प्राप्त ऑनलाइन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग संख्या 2 निदेशालय के परिपत्र के अनुसार परिदृश्य मूल्यांकन पर समीक्षक अधिकारी को ई साइन के द्वारा ऑनलाइन प्रेषित की जाए, यानी इस पर ई साइन करेंगे। इसके साथ ही समग्र मूल्यांकन के आधार पर कॉलम को भरने के दौरान यदि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा असंतोषजनक की टिप्पणी या प्रविष्टि की जाती तो इससे संबंधित दस्तावेज उच्च स्तर पर मांगे जाने पर प्रस्तुत भी करना होगा। अब आता है रिव्यूइंग ऑफिसर की जिम्मेदारी। समीक्षक अधिकारी क्या करेगा। समीक्षक अधिकारी को सर्वप्रथम शाला के स्टाफ विंडो पर प्रतिवेदक अधिकारी से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन जो भी बिंदु है 2CD की पालना में निरीक्षण करते हुए परीक्षण करते हुए आगे की कार्रवाई करनी है और इसमें मूल्यांकन में टिप्पणी करके ई साइन के द्वारा इसको ऑनलाइन आगे प्रेषित कर दिया जाएगा समीक्षक अधिकारी द्वारा। अब स्वीकारकर्ता अधिकारी जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर रहेगा उसकी जिम्मेदारी यह है कि समीक्षक अधिकारी से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन जो स्वीकारकर्ता अधिकारी के कार्य लॉगिन में प्राप्त होगा उसको वो आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित करेगा या आगे की कार्रवाई करेंगे स्वीकारकर्ता अधिकारी। सीबीओ कार्यालय पर नियंत्रण अधिकारी कार्यालय का क्या कार्य है तो लोक सेवक द्वारा मॉड्यूल में संबंधित अवधि में एपीआर की पुष्टि के अलावा अन्य उक्त अवधि में राजकीय सेवा में जो नहीं था या अन्य सेवा में जो था किसी भी अधिकारी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं की गई है अथवा अन्य की प्रविष्टि की गई है तो उक्त समस्त कारणों का परीक्षण करना सत्यापन करना संबंधित सीबीओ लॉगिन व अन्य नियंत्रण अधिकारी के लॉगिन से होगा। इससे संबंधित कार्यालय की लॉगिन में टैब उपलब्ध कराया गया है अतः इस अवधि का सत्यापन होने के उपरांत ही लोक सेवक अपना प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रेषित कर पाएगा। इसके साथ ही इसमें मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। ब्लॉक स्तर पर एसीबीओ प्रथम है द्वितीय ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक प्रशिक्षकों में कार्य करेंगे और सीबीओ लॉगिन के माध्यम से एपीआर के ऑनलाइन स्टेटस की मॉनिटरिंग करते हुए ब्लॉक के समस्त लोक सेवकों की एपीआर निर्धारित समय में समीक्षक अधिकारी व स्वीकारकर्ता कार्यालय को प्रेषित की जाए यह सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही वीसी में भी आमंत्रित 10 प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक ब्लॉक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते हुए ब्लॉक के समस्त जो शेष लोक सेवक हैं उनकी एपीआर ऑनलाइन के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। इसके साथ ही कुछ सामान्य दिशा निर्देश है कि वर्ष 2020-21 से ऑनलाइन एपीआर ही स्वीकार्य होगी। ऐसे में निरंतर इसी अनुसार आगामी वर्षों में भी ये कार्य चलेगा। 2020-21 से पूर्व के वर्षों की एपीआर पूर्व व्यवस्था के अनुसार ऑफलाइन ही स्वीकार की जाएगी, परंतु 2020-21 या इसके बाद के वर्षों की एपीआर किसी भी स्थिति में ऑफलाइन स्वीकार नहीं होगी, केवल ऑनलाइन कार्य होगा। ऐसे में लोक सेवक यानी कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह अपनी एपीआर निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रतिवेदक को प्रस्तुत कर देवे। समय पर अपनी एपीआर प्रस्तुत नहीं करने पर लोक सेवक को भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित रहता है तो वो स्वयं जिम्मेदार रहेगा। इसके साथ ही कोई लोक सेवक एक वर्ष में अलग अलग कार्यस्थल पर पदों पर पदस्थापित रहा है तो उसी के अनुरूप मॉड्यूल में पदस्थापन व पद का चयन करते हुए एपीआर को ऑनलाइन करेगा, ऑनलाइन की जाएगी। एपीआर को प्रस्तुत करने की समय सारणी भी जारी की गई है, जिससे समय सारणी इस प्रकार रहेगी कि वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि में संशोधन या आंशिक परिवर्तन निम्नानुसार किया जाता है और केवल इसी वर्ष के लिए ये लागू रहेगा। तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना व टिप्पणी अंकित करना प्रेषित करना है लोक सेवकों द्वारा एपीआर प्रस्तुत करने के लिए वो है कार्यालय में कार्यरत लोक सेवकों के लिए शिक्षक संवर्ग सहित, यानी शिक्षक और अन्य जो भी वर्ग उनको सबको मिला के अंतिम तिथि है 15 अगस्त। विद्यालय में ये तो है कार्यालय में कार्यरत लोक सेवकों के लिए शिक्षक संवर्ग सहित, साथ ही विद्यालय में कार्यरत लोक सेवकों के लिए मंत्रालय कार्मिकों के अतिरिक्त इनके लिए भी अंतिम तिथि 15 अगस्त है। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में टिप्पणी अंकित करने की जो तिथि है कार्यालय में कार्यरत लोक सेवकों के लिए 15 सितंबर है और विद्यालय में कार्यरत लोक सेवकों के लिए 15 सितंबर। इसके साथ ही प्रतिवेदक अधिकारी समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करने की तिथि 20 सितंबर है कार्यालय में और विद्यालय में कार्यरत उनके लिए भी 20 सितंबर है। समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में टिप्पणी अंकित करना हुआ कार्यालय को संधारण को भिजवाना है वो 20 अक्टूबर है, दोनों में ही विद्यालय में हो चाहे वो कार्यालय में कार्यरत हो। तो ये महत्वपूर्ण समय सारणी भी जारी की गई है। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर था आप सभी के लिए। एपीआर को लेकर 30 जुलाई को ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा ऑर्डर जारी किया गया और एपीआर को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए। आप सबके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, पहली बार है सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे।